Yes, sir. Good morning. Yes, Sarkar. So I hope GST, Goods and Services Tax, समझ में आ रहा है सर आपको? अरे पक्का? तो सर जीएसटी कैसे आया? सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट किस तरह से मर्ज हुए? आई होप समझ में आया बेटा आपको। क्लियर? सर जो सैंडविच क्रेडिट और वेट क्रेडिट था वो सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी बना, समझ में आया आपको सर? अरे हाँ ना भाई, आई होप आपको समझ में आया 10 का क्रेडिट क्यों मिला। अरे क्लियर? अब आप मुझे बताओ, जो आपने 10 का क्रेडिट क्यों मिला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो भले ही सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या सैंडविच क्रेडिट और वेट हो, एब्सोल्युटली सेम है कि नहीं सर? मुझे बताओ आप लोग। अरे क्लियर? पक्का? बहुत अच्छा बेटा। सर फिर हमने शुरू करें क्या? सीजीएसटी एक्ट, ओके, उसका सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा, चार्जिंग सेक्शंस। चार्जिंग सेक्शन हमने शुरू किया सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा बेटा, जिसमें लिखा है क्या? सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई of goods or services or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of such goods or services or both, and it shall be payable by a taxable person. क्लियर? पक्का? 5(2) बोलता है क्या? 5 गुड्स पेट्रोलियम वाली बेटा जिन पे जीएसटी अभी नहीं लगता बेटा। क्लियर? 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद है वो बैंकिंग कंपनी के रिकवरी एजेंट, डॉन के केस में कौन लायबल होगा बेटा? क्लियर? पूरी लिस्ट हमने नहीं पढ़ी, हमने केवल एग्जांपल के थ्रू समझाया है केवल आपको बेटा। ओके, देन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4, जिसमें भी नोटिफाइड कौन है? केवल बिल्डर नोटिफाइड है। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 4 की रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज करता है, सीमेंट याद आया बेटा आपको? तो ऐसे केस में बिल्डर लायबल होगा, रिवर्स चार्ज है बच्चों। हाँ ना भाई? फिर हमने पढ़ा क्या? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5 ओला, उबर और ओयो। क्लियर? समझे मेरी बात? अरे हाँ ना? डन। यहां तक बात समझे मेरी आप? अरे पक्का? डन। ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। अच्छा सरकार, सेक्शन 9(5) इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, याद आया बेटा? यहाँ पे ECO विल बी ट्रीटेड एज इफ ECO इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर मालिक? पक्का? ये था आपका सेक्शन नंबर 9। ओके सर, जो सेक्शन नंबर 9 है सीजीएसटी एक्ट में, वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट में। क्लियर? बस फर्क क्या है, यहां पे सारे सबसेक्शन में इंट्रा स्टेट लिखा है, वहां क्या लिखा है बेटा? इंटर स्टेट। क्लियर? समझे मेरी बात? वहां पे सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा दे रखा है, जिसमें लिखा है क्या? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, और कस्टम के साथ में क्या लगेगा? आईजीएसटी भी लगेगा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के इंपोर्ट पर कस्टम नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा, एज पर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 बेटा। हाँ है ना भाई? वो याद है ऑनलाइन मनी गेमिंग बेटा? अरे क्लियर बच्चों? पक्का? गुड। सर ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 सर किसका? आईजीएसटी एक्ट का। ओके मालिक? सर इंटर हो या इंट्रा हो, सीजीएसटी एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, जीएसटी लेवी कब होगा? जीएसटी लेवी कब होगा सर? सप्लाई। नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट डू मीन बाय द टर्म सप्लाई? क्लियर? सर the term supply is defined in section number 7. The term supply is defined in section number 7. section number 7 हम शुरू कर देते हैं सर सप्लाई का डेफिनेशन। दिल थाम के सुनेगा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई मींस सप्लाई। कहा ना, याद नहीं करना पड़ेगा सर। क्लियर? सर सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए, उसका क्लोज नंबर ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो वो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? सर वो हर्ष किधर गया भाई? आज सीए बन गया, याद आया बेटा आपको? अरे हाँ है ना? पापा से फीस मांगी थी इन्होंने, याद आया बच्चों आपको? सर बैड डेप्ट हो गया तो भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि सप्लाई किया था फॉर अ कंसीडरेशन, इनवॉइस इश्यू किया था बेटा इन्होंने, याद आया बेटा आपको? पर यही फर्स्ट केस में पापा ने खुश होकर 10 लाख रुपए दिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहां तक बात समझा कि नहीं समझा सर? 100% बेटा? पक्का? बहुत अच्छा बेटा।
क्लियर। फिर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में क्लोज नंबर डबल ए एड हुआ और बोलता है क्या, अगर किसी भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ने अपने मेंबर्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कोई सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, भले वो कैश हो, डेफर्ड पेमेंट हो या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई होता है बेटा। हाँ है ना भाई। एग्जांपल दिया था हमने क्या, एओपी, बीवाई, जॉइंट वेंचर्स, क्लब, सोसाइटी, याद आया बेटा आपको। अच्छा कैश कुल जो आता है इनके पास, क्या था बेटा, कैश कुल जो मंगाते हैं ये, अगर वो रेवेन्यू नेचर का हुआ, क्या हुआ सर, रेवेन्यू नेचर का हुआ तो इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। पर अगर वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या मालिक, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल। पक्का, इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। ओके मालिक, क्लियर। फिर क्लोज में बी तक पहुंचे थे, बोला था क्या, सरकार अगर आपने कोई वीडियो सब्सक्राइब किया, बेटा याद आया क्या कुछ, क्लियर सर, अगर आपने कोई वीडियो सब्सक्राइब की है, OIDR सर्विसेज, इसको टेक्निकली बोलते हैं OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। अभी मत लिखो आप, मैं तुम्हें बताऊंगा, जब आएगा वक्त तब पढ़ा दूंगा बेटा मैं। ओके सर, आएगा आएगा, डोंट वरी। ओके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, जैसे क्लाउड सर्विसेज होता ना सर, एडवर्टीजमेंट ओवर द इंटरनेट, गूगल एड होते हैं बेटा, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर, ये सब। ओके सर, नेटफ्लिक्स का आपने वीडियो सब्सक्राइब किया, भले इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए हो, वी डोंट केयर इफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई, जीएसटी। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 चल रहा है, बोलता है क्या, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, और बोलता है क्लोज नंबर सी क्या, कोई बात नहीं अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं सर, अगर वो ट्रांजैक्शन पैरा नंबर, अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो ऐसे केस में सप्लाई होगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल नंबर 1 में 8 प्रेजेंट 4 पेरास दे रखे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। याद आया कुछ की नहीं आया साहब, अरे क्लियर, डन। परमानेंट ट्रांसफर क्या बोला बेटा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब असेट्स के परचेज करने पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और उसको किसी और को डोनेट कर दिया या परमानेंटली किसी और को दे दिया, भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो। मैं डोनेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बेटा क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन, बेटा विद कंसिडरेशन होता तो क्लोज नंबर ए में ही बात खत्म हो जाती बच्चों। क्लियर, अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिया या कुछ भी तरह से आपने परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। अच्छा कितना जीएसटी लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, कितना आईटीसी रिवर्स होगा, क्या होगा, ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है बेटा, थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा समझने में बेटा, धीरे धीरे माइंड मैच्योर होगा फिर आपको समझ में आएगा, टॉपिक आएगा बाद में तब। ओके, अरे क्लियर, पक्का बच्चा, ठीक सर, क्लियर। पर अभी सप्लाई के स्कोप में था, लॉजिक मैंने आपको समझाया भाई कि भाई परचेज करने पे आपको आईटीसी क्यों दिया, क्योंकि आप उस गुड्स को अपने बिजनेस के लिए यूज करें, एंड आपने बिजनेस के लिए यूज तो किया नहीं और किसी और को ट्रांसफर कर दिया, क्या आईटीसी मिलना चाहिए बेटा आपको, क्लियर। इसलिए उसको सप्लाई के स्कोप में डाल दिया और बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल, इस पे जीएसटी लगेगा। बोलो यस सर, यही तक पढ़ा था कि हमने कल, बस देखो सर 5 मिनट के अंदर सर कल जो पूरा पढ़ा है, परसों जो पढ़ा सब खत्म, हाँ है ना सर, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, आवाज जा रही सर, मैंने कहा बोला था सर रिवीजन तभी हो सकता है जब आपका विजन, अरे क्लियर, समझे, अदरवाइज रीडिंग इज फ्रॉम आईज, क्लियर। शायद आपको वो सारे एग्जांपल्स जो मैंने दिए थे ऑनलाइन वीडियो, जैसे ही मैंने बोला शायद याद आ गया, वो netflix.com के अलावा जो भी वेबसाइट दिमाग में आई थी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। शायद जो भी टॉपिक मैंने आपको बोला शायद आपके माइंड में आ रहा था, याद आया वो पापा से फीस मांगी थी, याद आया बड़ा सीए बनने के बाद, हाँ है ना भाई। तो ये एग्जाम्पल्स हम सब सुनते ना सर तो बहुत इजी लगते हैं, बहुत अच्छे फनी लगते हैं सर, बट केवल वो फन के लिए नहीं है, ध्यान रखना बेटा, क्लियर। ऑल दीज एग्जाम्पल्स विल डेफिनेटली गिव यू द परफेक्शन इन द टॉपिक, मेरी गारंटी सर आपसे, क्लियर। एंड सर यू वोंट बिलीव, सेम एग्जाम्पल्स सीए फाइल में भी होते हैं सर, सेम एग्जाम्पल्स, क्यों, वहां पे भी सप्लाई का डेफिनेशन तो वही होगा ना, ऐसा तो नहीं ना, सीए फाइल में सप्लाई कुछ और है हिंदुस्तान के लिए, सीए इंटर वालों के लिए सप्लाई कुछ और है अरे भाई जो सप्लाई है तो सप्लाई ही ना यार,
क्लियर सर? इसलिए कह रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो बात खत्म सर, समझे? एंड जो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं उसको मस्त होके सुनने का। अच्छा आप मस्त होके सुनो और उस एग्जांपल के मजे लो, पर केवल एग्जांपल समझाना इज नॉट द टारगेट। मैंने कल भी बोला था आपके साथ, क्लियर? उस एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाना, और कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रहेगा, मेरी गारंटी सर आपसे। ओके भाई? अरे आगे शुरू करें क्या? ऐसे नहीं सर, अरे शुरू करें क्या? तो सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर सी चल रहा है, शेड्यूल नंबर 1। अरे क्या चल रहा है मालिक? शेड्यूल नंबर 1। हमने कल पढ़ा था क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। यस या नो सर? अरे यस या नो मालिक? ओके सरकार पैरा नंबर 2 शुरू करूं क्या बेटा आपके लिए? अरे पक्का? ठीक है सर। सर मैंने इधर साइड में आपके लिए बुक ओपन किया हुआ है, पर ठीक है ये ओके ध्यान इधर बेटा। सर अच्छा बात चल रही क्या बेटा? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। अच्छा अभी मालिक सर मैडम ध्यान देना प्लीज। ओके पूरा ध्यान इधर, क्योंकि सर वो रिदम फिट हो गया ना सर इधर, तो मजा आ जाएगा सर आपको। सर सेक्शन नंबर 7 चल रहा है, सबसेक्शन नंबर 1। वो बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए ने बोला था क्या? फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डबल ए ने बोला था क्या? एओपी बी टू इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा। क्लियर? बी ने बोला था क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी वो सप्लाई होगा अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर होता है तो बेटा। मतलब गवर्नमेंट चाह रही है और गवर्नमेंट को पता है कि ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी सप्लाई तो होना चाहिए। जैसे मैंने कोई गुड्स, मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा? अरे मैं क्या बनाता हूं सर? मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। अब सर यस मतलब आप इनफैक्ट कल कई सारे बेटा फॉरेन कंट्रीज में तो इससे बेटा आईलाइनर की तरह भी यूज करते हैं इसको लोग। सर और बताओ मैं कुछ, इतनी पंचायती करने की आदत है बेटा। सर मान लो मैंने क्या बनाया सर? मार्कर्स। अब सोचिए ये मेरा बिजनेस है मार्कर बनाने का, और मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को ये दे दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को ये मार्कर सप्लाई कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। सर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलना चाहिए बेटा? इस पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? क्योंकि जब मैंने मार्कर बनाया होगा, ये मेरे बिजनेस के लिए बनाया होगा, मैंने जितने भी बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर रहे होगे मैंने, उन सब का मैंने क्रेडिट तो लिया होगा बेटा। रॉ मटेरियल का, मशीन का, सारे बिजनेस के एक्सपेंस मैंने क्लेम किए होंगे मेरे मालिक। क्लियर? और आउटपुट गुड्स बना के अपने रिलेटेड को दे रहे हो आप बेटा, और रिलेटेड पर्सन को आपने जो दिया उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। कंसिडरेशन नहीं लिया तो जीएसटी भी नहीं लगेगा बेटा, हाँ है ना? तो गवर्नमेंट ने बोला दिमाग खराब मत करना मंगल, ये भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। पैरा नंबर 2 यही है बेटा, ठीक है? सर क्या बोलता है पैरा नंबर 2? ध्यान दे मेरी तरफ बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन, टू हिज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अच्छा बुक में मत देखो बेटा, मैंने कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ा है आपको, है ना? अभी ध्यान दे, आपको ध्यान रखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, इसलिए बुक ओपन किया। सर 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 क्योंकि क्या देखो मेरे भी नॉलेज कितना ही क्यों ना हो, अगर मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा ना तो वो कोई काम का नहीं सर आपके लिए। क्लियर? इसलिए मेरे को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सा वर्ड कब बोलना है। बोलने में तो मैं बोल सकता हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, खत्म। पर डिस्टिंक्ट पर्सन तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको सर, हाँ है ना? इसलिए ध्यान इधर, इसलिए ध्यान इधर। सर जितने प्रोविजन है सर ध्यान देना।
अरे एक एक पॉइंट या फिट होना चाहिए सर। सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सी हम पढ़ रहे विदाउट कंसीडरेशन। सर क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, शेड्यूल नंबर 3 देखिए, शेड्यूल नंबर 1 देखिए, शेड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 2 चल रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन। क्लियर सर? in the course or furtherance of his business. अच्छा, although it is without consideration, फिर भी क्या होगा, सप्लाई होगा। बात को वापस सुनना ध्यान से। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए बेटा। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं लिखा होता तो क्या होता? सर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड से कोई क्वेश्चन पूछा घर आते ही, आज बड़ा लेट हो गए, कहां से आ रहे हो? सर बात ओके सर, समझना बात को ध्यान से, सोचो आप ध्यान से। हस्बैंड वाइफ आर कॉल्ड रिलेटेड पर्सन्स अंडर जीएसटी ऑल्सो बेटा, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। सुनना बात को ध्यान से। सर अगर मान लो सर वाइफ ने कोई क्वेश्चन पूछा होता है कि यार मेरे को जिंदगी में ये समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, आप मुझे बताए। हस्बैंड ने एडवाइस बांट दी बेटा, हस्बैंड ने एडवाइस बांट दी और उसको पता है ये एडवाइस अपनी सुनने वाली नहीं है। क्लियर? फिर भी बांट दी एडवाइस। समझना बात ध्यान से। सोचो सोचो, क्या कोई कंसिडरेशन लिया होगा बेटा? यू टेल मी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन, क्या सप्लाई होगा बेटा? ये क्या सप्लाई होगा? ये दो रिलेटेड पर्सन का आपस में बात करना बंद हो जाता है बेटा। सोचो अगर यहाँ पे इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं लिखा होता तो हस्बैंड को बहाना मिल जाता वाइफ से बोलने का कि नहीं नहीं मैं आंसर नहीं दे सकता तेरे क्वेश्चन का, वरना जीएसटी लग जाएगा। है ना मालिक? समझा मेरी बात? सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सर सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा, तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी नहीं होगा। आई होप बात पूरी समझ में आई बेटा आपको। आवाज आ रही सर? पता है बच्चों, आप जब इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हो ना बेटा, तो फिर इन वर्ड्स को भूलने का चांस नहीं बेटा। क्लियर? मैं चाहता था 3 बार आपको बोलता ये याद करो, ये रिवाइज करो, याद हो जाता बेटा, पर वो 2 या 3 दिन तक ही याद रहता आपको। सर अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ गई कि यार ये वर्ड अगर नहीं हुआ तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा सर पूरा। क्लियर? इसलिए आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा सर। इसलिए मैं कहता हूं हर एक चीज को इतना अच्छा समझिए कि याद अपने आप हो जाएगा सर। समझे आप मेरी बात? ओके, तो सर सप्लाई ऑफ, अरे वीडियो क्लास में जो भी देख रहे प्लीज आपको भी बोलना है यस सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन, टू योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। तो रिलेटेड पर्सन की बात तो आपको समझ में आ गई। सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या बोलते हो आप? बात कर ले क्या सर इसके बारे में भी? सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है समझ ले क्या सर? ओके, समझना, पहली बार हम बात करें इसके बारे में। ओके बच्चों, आपके लिए पहली बार पॉइंट आया है सर। पॉइंट क्या बच्चा? डिस्टिंक्ट पर्सन। पॉइंट क्या मालिक? डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ जी सरकार, डिस्टिंक्ट पर्सन समझने के लिए, डिस्टिंक्ट पर्सन वर्ड समझने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेगी सर। ओके देन तो ही आपको समझ में आएगा क्या डिस्टिंक्ट पर्सन। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 5 एंड 6 ऑफ सेक्शन नंबर 4 एंड 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ओके वो छोड़ो भी आप। भाई 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 ओ मालिक,
ध्यान इधर। सर रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं मैं जीएसटी में। मान लो मेरा ऑफिस कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पुणे, महाराष्ट्र। इधर 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 ध्यान, इधर। अब मैं इधर पूरा ध्यान है ना बेटा। सर जब रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई करते हैं, हमको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज 20, नहीं अलग। सर दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। कितना बेटा? अब वो 15 डिजिट नंबर कैसे होते हैं बेटा? जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूं बेटा यहाँ पे जीएसटी में, तो आपको समझ में आएगा सर। फिफ्टीन डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। एक मिनट बच्चों, बच्चों समझना है ना बेटा अपने को। सुनो, ये होशियारी, इधर ध्यान। 27 क्या है? स्टेट का कोड। सर हर स्टेट का अपना अपना एक अलग न्यूमेरिकल कोड दे रखा है गवर्नमेंट ने बेटा। ओके, महाराष्ट्र का क्या है बेटा? 27। ओके मालिक, क्लियर? ठीक सर। नहीं एक सेकेंड, हाँ ये नंबर। ठीक सर। 27 क्या हो गया बेटा? स्टेट का कोड। तो हर स्टेट का कोड अपने आप में अलग है। अच्छा, वो कोड नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक। नेक्स्ट जो 10 डिजिट दिख रहे हैं आपको बेटा, ये क्या है? पेन नंबर, पेन। अरे यार, नेक्स्ट 10 जो है वो क्या है बेटा? पेन। 2 मिनट। परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके सर, ठीक। नेक्स्ट जो ये दिख रहा है ना आपको 3 डिजिट, 1Z3। क्या 2 लग रहा है वो आपको? 1 2 का 3 ऐसा? अभी अभी ठीक है बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं सर, अभी ठीक है। ओके सर, AQWPM1444N वापस चेंज हो गया क्या? नहीं वो 168, हाँ। ओके, ये हो गया पेन नंबर बेटा। अरे पेन नंबर कुछ भी लिख दो ना, उसमें ही है। क्लियर? ये हो गया पेन। देन ये जो ना बेटा 1, सर ये है मेरा ब्रांच कोड। मान लो महाराष्ट्र के अंदर मेरा एक और ब्रांच होता, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पे क्या होता बेटा? 2। एक और होता तो ठीक है। बाकी होमवर्क है बेटा आपके लिए। ओके सर, नेक्स्ट 2 डिजिट्स। 2 मिनट 2 मिनट, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, उसके आंसर देता हूं। नेक्स्ट 2 डिजिट दिख ना, 0 3, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो, सॉफ्टवेयर जनरेटेड ये पॉइंट, ये नंबर होते हैं फॉर डमी नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए बेटा। क्लियर? अगर सबको पता है कि हाँ 1Z1 के बाद यही आना है, तो हर कोई डमी नंबर लिख देगा बेटा खुद ही, हाँ है ना? इसलिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गवर्नमेंट के आईटी जनरेटेड नंबर होते हैं बेटा। क्लियर? सर जेड है या किसी के क्यू है, किसी के ए है, ओके, किसी के 3 है, किसी के 5 है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर बच्चों। सर इनको बोलते हैं चेकसम। क्या बोलते हैं बेटा? लिखता हूँ मैं एक बार। ओके, ये चेक करती है गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड की कोई डमी नंबर तो यूज नहीं कर रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होशियारी सरकार। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 इज पेन, देन ब्रांच कोड, एंड देन चेक सम। ये क्या है बेटा? ओके मालिक, ठीक। अब सर
2 मिनट समझने की कोशिश करना है ना, 2 मिनट के लिए। ये तो हो गया क्या, मेरा महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर। मान लो मेरा एक ब्रांच और है, एक हेड ऑफिस और है, कहां मेरा, मुंबई अंधेरी। मुंबई अंधेरी कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में ही है सर। अब 2 मिनट ध्यान दें बेटा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या मेरे को महाराष्ट्र में, सिंस मैं ऑलरेडी पुणे में रजिस्टर्ड हूं, क्या मेरे को एक और जो मेरी ब्रांच है मुंबई में, क्या उसके लिए, महाराष्ट्र में, क्या उसके लिए मेरे को सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा? अच्छा, अगर अगर मान लो नहीं लेना पड़ेगा, 2 मिनट समझना बात को ध्यान से। अगर मान लो नहीं लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को पता कैसे पड़ेगा कि मेरा एक शोरूम पुणे में भी है और एक शोरूम मुंबई में भी है? अच्छा, पुणे में है तो पता है इनको बेटा, क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा उसमें लिखा होगा मेरा एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है मेरे को बेटा, हाँ ना भाई? पर उनको पता कैसे पड़ेगा मेरा पुणे में, मेरा मुंबई में भी एक ब्रांच है बेटा? सर सुनना, इसलिए जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं, तो उसमें मेरे जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, क्या बोला सर, महाराष्ट्र के अंदर, वो सारे मुझे डिक्लेयर करने पड़ते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेते वक्त बेटा। मतलब अगर महाराष्ट्र के अंदर, क्या बोला सर, मेरी 50 ब्रांच भी है, तो मैं चाहूं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। मैं चाहूं तो, क्या बोला सर, अगर मेरी चाहत है तो एटलीस्ट ये चाहत पूरी करी गवर्नमेंट ने। क्लियर? अगर मैं चाहूं तो 50 के 50 का नंबर अलग लू बेटा, मैं चाहूं तो 50 में से कुछ का नंबर अलग लू, और मैं चाहूं तो 50 के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लू। पर अगर मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो किसी भी एक प्लेस को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय हेड ऑफिस, जिसको टेक्निकली आप बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं सर उसको? और बाकी सारे प्लेसेस को भी मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दीज आर माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। क्या है मेरा ये? तो मेरा 50 में, अच्छा जरूरी नहीं कि हेड ऑफिस को ही आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करें, आप किसी भी प्लेस को अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हो, बस रिकॉर्ड्स वहां पे रखने पड़ेंगे फिर आपको सारे। क्लियर? सुनना बात को ध्यान से। सर मेरी 50 ब्रांचेस अगर है तो मैं चाहूं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लू, पर अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है तो सर मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त सर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी 50 प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, जिसमें से ये प्लेस मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सारे प्लेसेस मेरे लिए क्या है, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है बेटा। उन सबके भी एड्रेस प्रूफ मेरे को अटैच करने पड़ते हैं बेटा। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आता है ना बेटा, उसमें भी लिखा हुआ आता है कि दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी लिस्ट देता है किसके लिए, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा। पर क्या बोला सर, मैं चाहूं तो मुंबई वाले ऑफिस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। क्लियर? अब मैंने अगर मुंबई वाले ऑफिस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो क्या होगा भगवान, तो मालिक क्या होगा देख लें बेटा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या इश्यू होगा सोचिए अब आप। अगर मैंने मुंबई वाले ऑफिस के लिए क्या लिया बेटा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है क्या बेटा, 27। आवाज नहीं आ रही ओए? पेन नंबर वही रहेगा क्या बेटा? क्यों? पेन नंबर तो बेटा वही होगा ना पूरा इंडिया के लिए बेटा अपना। बताओ आगे क्या होगा बेटा, क्या बोल रहे थे? 2। और चेकसम गवर्नमेंट अपने हिसाब से था, मान लो वो Z3 ही था मान लो। ओके मालिक, क्लियर? तो अब मुझे बताओ सर, मुंबई वाली ब्रांच के लिए अगर मैंने सेपरेट नंबर ले लिया तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट है कि नहीं सर, मुझे बताओ आप। रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हुआ कि नहीं हुआ सर? कैसे पता पड़ा चेंज हुआ? या 1 था या 2 है बेटा। तो सर जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हुआ, आप मुझे बताओ इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से मैं 2 अलग अलग पर्सन हूं कि एक ही पर्सन हूं बेटा? 2 अलग अलग पर्सन है बेटा यार।
आवाज नहीं आ रही यार। अलग को क्या बोलते बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन। अरे क्लियर? सर 1 मिनट, जल्दी मत करना अभी आप। सरकार जो कॉपी करना है कर लेना बाद में, पर पूरा ध्यान इधर साथ में इन्वॉल्व हो, ऐसा याद करूंगा जीवन भर नहीं भूल पाएंगे सर आप। सर मेरा पॉइंट आपसे ये, जबकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर था चैप्टर नंबर 10, मैं आपको आज ही समझा रहा हूँ चीजें। क्लियर? तभी तो लिंकिंग हो पाएगा सर। मालिक ये बोला है कि इन केस, क्या बोला सर? अगर मैंने मुंबई वाली ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर लिया तो सर मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को मिल गया, बात खत्म। पर सर आप तो अब ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा आपके कि सर ये तो 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 में तो 50 ब्रांच है सर, नंबर तो 9 तक ही होते सर, नंबर तो 9 तक ही, मैं तो 50 के लिए अलग नंबर लूंगा सर। तो कोई बात नहीं, आगे Z3 है ना बेटा, गवर्नमेंट किसी में ए यूज करेगा, किसी में बी यूज करेगा, किसी में पी यूज करेगा, हाँ है ना सर? क्लियर? तो वहां से जितने कॉम्बिनेशन बनने बन जाएंगे बेटा। क्लियर? डन। पर सुनो, नॉर्मली क्या बोला सर? सिंगल रजिस्ट्रेशन इज मोर बेनिफिशियल। क्यों सर? अगर मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लिए तो सबके रिटर्न्स अलग अलग फाइल करने पड़ेंगे सर। जीएसटी में रिटर्न मंथली होते बेटा, हर महीने सबका रिटर्न अलग अलग। क्लियर? मतलब इन द आइज ऑफ लॉ दे आर टू डिफरेंट पर्सन बेटा, दे आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? क्लियर? और भी कुछ डिसएडवांटेजेस बात मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद बेटा आपको। यहां तक समझ में आया बेटा आपको? इसलिए 99% लोग, क्या बोला सर? 99% लोग क्या करते बेटा? सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं लेते अगर विद इन द स्टेट हुआ तो। पर मान लो मेरा एक और ब्रांच है, कहां? उदयपुर राजस्थान में। नाम सुना आपने बेटा कभी? राजस्थान उदयपुर बेटा, बहुत ही मस्त सिटी है बेटा, वहां के लोग भी बहुत अच्छे बेटा। सर सुनना, लेके चले बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। 30% पक्का डन बेटा, ओके चलिए सर। पर तब तक बड़ा अच्छी से करनी पड़ेगी आपको, चलेगा सर? डन पक्का, ठीक है सर। तो सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये है कि मान लो मेरा एक ब्रांच उदयपुर राजस्थान में भी है सर, यू टेल मी, अगर मेरा एक ब्रांच उदयपुर राजस्थान में भी है तो क्या मेरे को, और मैं ऑलरेडी पुणे में रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में बेटा, क्या मेरे को राजस्थान के लिए सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा? इज इट कंपल्सरी? इज इट कंपल्सरी? वाई यस? स्टेट कोड। मैं बता रहा हूं ना सर आपको, प्यार करते नहीं प्यार। क्लियर? समझे मेरी बात सर? क्योंकि स्टेट कोड तो यहां महाराष्ट्र का लगाना भाई, और आपको पता है हर स्टेट वाइज एसजीएसटी एक्ट अलग है बेटा। अगर मैं राजस्थान में विद इन द स्टेट अप्लाई करूंगा तो सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी लगाऊंगा ना यार। अब राजस्थान एसजीएसटी को मेरे को पे किसको करना पड़ेगा? राजस्थान गवर्नमेंट को बेटा। अब राजस्थान में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो होना चाहिए ना यार। क्लियर? डन। इसलिए विद इन द सेम स्टेट अगर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो वहां कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वहां आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपका मल्टीपल स्टेट्स में, क्या बोला सर? मल्टीपल स्टेट्स में अगर आपकी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो उन सारे स्टेट्स में आपको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सर, मान लो, बहुत अच्छा बेटा, राजस्थान का स्टेट कोड है मान लो क्या 08, आगे का क्या नंबर होगा बताना एक बार। क्लियर? मान लो वहां पे भी Z3 है बेटा, ओके। अरे क्लियर मालिक? अच्छा अगर मान लो राजस्थान में उदयपुर के साथ में मेरा एक ब्रांच का है जयपुर में भी है बेटा, तो मैं चाहूं तो, ए भाई मैं चाहूं तो वहां सेपरेट नंबर लू बेटा, वरना उसको मैं मेरे उदयपुर के नंबर के साथ में मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकता हूं बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? मैं चाहूं तो सेपरेट नंबर लू, और सेपरेट नंबर अगर लिया है तो वो 2 लग जाएगा बेटा वहां पे। क्लियर? पक्का बच्चों? 100% डन। अच्छा 1 मिनट रहे, मान लो
इन अ गिवन सिचुएशन आपको ये 3 रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे, मान लो किसी ने। पहली बात तो ये तीनों रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आप ये बता सकते हो कि तीनों का मालिक एक ही है। कैसे पता पड़ेगा तीनों का मालिक एक? पेन नंबर से सर। अरे हाँ ना सर, मतलब पेन से चेक हो जाएगा कि ओनर तो एक ही है। क्लियर? समझे मेरी बात? पर सर 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर इसने ले रखे हैं, और 3 अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, मतलब तीनों क्या आपस में? तीनों है तो मालिक एक ही, पर तीनों इन द आईज ऑफ द लॉ तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन। तीनों क्या मालिक? डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? समझा मेरी बात? तो सर ध्यान देना बेटा, देखो सर क्या नाम? ओमकार भाई। अब ओमकार भाई का पेन नंबर अलग होगा बेटा। सर क्या नाम सर? नाम भूषण भाई। तो सर वो लगान वाले सर, अरे वाह जबरदस्त। तो सरकार लगान वाले भूषण भाई भी हमारे बीच में बैठे। एंड सर कचरा भाई, ऐसा सबके सामने नहीं बोलेगा बेटा यार। सर मान लो अब सर इनका पेन नंबर अलग होगा बेटा। इनका पेन नंबर अलग होगा, ओमकार भाई का पेन नंबर अलग होगा, मंगल का पेन नंबर अलग होगा बेटा। सर पर पॉइंट इज दैट, क्या हम तीनों डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे क्या? अगर पेन नंबर सेम है, क्या बोला सर? और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, तो क्या कहलाएंगे बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। पेन नंबर ही अलग है तो आपस में कोई रिश्ता ही नहीं ना यार, हाँ है ना? समझे मेरी बात? अगर पेन नंबर ही अलग है तो देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज टू पर्सन बच्चा। क्लियर? उनको डिस्टिंक्ट पर्सन है, उनको तो डिफरेंट पर्सन बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे सर उनको? डिफरेंट पर्सन। थैंक यू। क्या बोलेंगे मालिक उसको? डिफरेंट पर्सन। क्लियर? मतलब लॉ में उसके लिए कुछ वर्ड नहीं दिया अलग से, हाँ है ना भाई? पर अगर पेन नंबर सेम है, क्या है सर? एक काम करना भाई, क्या चल क्या रहा है? ध्यान इधर बेटा, है ना सर? अरे आपका माहौल इधर बनना चाहिए सर, ध्यान देना सर। अरे अरे जितना देखो, ध्यान देना। आपने एक स्टोरी सुनी होगी सर आपने कई बार, स्वामी विवेकानंद जी की। आई थिंक आपने सुनी, नहीं सुनी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको सर। सुना बात को ध्यान से, बहुत अच्छी बात है सर, आपके लिए काम आएगी, लाइफ टाइम आपको सर, लाइफ टाइम काम आएगी। एक बार क्या हो रहा था सर, स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे सर। अब वो तो पूरा भगवा वस्त्रधारी, जैसे योगी जी अपने वैसे, हाँ है ना सर? अब वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, साथ में कुछ फॉरेनर थे बेटा उस टाइम पे, साथ में कुछ फॉरेनर्स थे। अब फॉरेनर तो अपने आप में अपने आप को टॉप समझते थे बेटा। अब क्या हुआ, वो कोई बुक पढ़ रहे थे फॉरेनर, स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे वो बुक मांगी, इंग्लिश में बुक थी बेटा। तो पहले तो उनको ऐसे देखा फॉरेनर ने, ठीक है देख ले, फोटो देख लेगा और क्या करेगा, हाँ है ना, क्या पढ़ लेगा। थोड़ी देर उन्होंने पेज घुमाए, पढ़ा इसको, थोड़ी देर बाद बुक रिटर्न कर दी। उन्होंने बोला कुछ समझ में आया? फॉरेनर ने विवेकानंद जी से क्या पूछा? कुछ समझ में आया? उन्होंने बोला तुम एक काम करो, इस बुक का कोई भी पेज ओपन करो और क्या लिखा है पूछ लो। उनको पेज नंबर वाइज कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है वो भी याद था सर। एवरी दैट को ट्रेवलर्स वर सरप्राइज्ड कि ये क्या है। तो दैट वाज नॉट अ मैजिक। देखो मैं भगवान राम की बात करूं, कृष्ण भगवान की बात करूं, तो वो भगवान है सर, वो तो कुछ भी हो सकता है सर। मैं इंसान की बात कर रहा हूं जो हमारे बीच में सर। क्लियर? और ये दिस इज द रियल फैक्ट। अब उनको ये याद कैसे सर? कोई मैजिक तो था नहीं सर, कोई मैजिक तो था नहीं ना, उनको कोई एक्स्ट्रा दिमाग दिया भगवान ने। क्लियर? पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समझा मेरी बात? आप भी कई बार देखते होंगे, और यार कल तो पढ़ा था आज याद नहीं आ रहा है यार,
ऐसा कई बार होता होगा सर आपके लिए। क्लियर? वहां पे क्या होता है, एक तो विजन नहीं तैयार हुआ सर आपका। क्लियर? और सेकंड थिंग, आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ था बेटा। क्लियर? आप उसको याद करने की कोशिश करते थे, समझ नहीं रहे सर उसको। क्लियर? तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जब हम यह टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़ो सर, वो अपना आप याद होगा सर। अपना आप कैसे याद होगा सर? एक तो विजन और सेकंड उसका कॉन्सेप्ट बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? और अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन से उसको सुन लिया, मेरी गारंटी सर आपसे, मैंने कहा था वारंटी भी नहीं, गारंटी सर अपनी। अरे हाँ ना सर? क्लियर? बस बस आप ध्यान इधर रखिए सर, बाकी सब काम मैं कर लूंगा अपना। ओके, पढ़ते वगैरह एटलीस्ट। ओके तो सर, अच्छा मजे मस्ती करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान पर इधर होना चाहिए सर। जो मजे मस्ती करने मेरे साथ करो सर आप। ओके सर, मान लो पेन नंबर सेम, क्या बोला सर? पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, तो वापस में क्या कहलाएंगे बेटा? वो आपस में क्या कहलाएंगे मालिक? ये डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट, है ना सर? ये तीनों आपस में क्या है बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन। पर अगर पेन नंबर अलग होगा, क्या होगा सर? तो ऐसे केस में वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे, तो ही क्या? डिफरेंट पर्सन, आपस में कोई लेना देना उनका है ही नहीं। बात क्लियर? पक्का? डन? ओके तो सर, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया? नाउ यू टेल मी, एक सिंगल लाइन में मुझे बताओ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है बेटा? डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी था, सेम पेन नंबर। एम आई करेक्ट? अगर मैंने मुंबई ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर नहीं लिया होता, सुनना बात को ध्यान से प्लीज सर, ना बहुत अच्छी बातें चल रही सर ये। अगर मैंने मुंबई ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर नहीं लिया होता, मेरा पुणे ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है बेटा ये वाला सर, दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर पुणे बेटा। अगर मैंने मान लो मुंबई ब्रांच का सेपरेट नंबर नहीं लिया होता, तो यही नंबर मेरे मुंबई ब्रांच के लिए भी होता बच्चा। आवाज आ रही सर? मतलब महाराष्ट्र में जितनी ब्रांच है, क्या बोला सर? महाराष्ट्र में जितनी ब्रांच है सबके लिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता, सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता, तो भले मैं पुणे से सप्लाई करूं सर, सांगली से सप्लाई करूं, महाराष्ट्र मुंबई से सप्लाई करूं, रत्नागिरी से सप्लाई करूं, या सर कहां से जल बोलो, एक कोल्हापुर से सप्लाई करूं, अरे है ना नासिक से सप्लाई करूं, सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता बेटा। सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता बच्चे। अब अगर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, तो क्या वो मुंबई ब्रांच और पुणे ब्रांच का डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे क्या? दे आर द सेम पर्सन, पेन नंबर भी सेम, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम, है ना सर? वो तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अगर लिया होता, तो वो क्या कहलाता है बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन। अदरवाइज तो उन सबका नंबर भी ये वन नंबर ही होता है बेटा, हाँ ना मालिक? क्लियर? डन। मतलब अगर मैंने मेरी ब्रांचेस को एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है, सेपरेट नंबर नहीं लिया है, तो उनका ब्रांच कोड भी अलग अलग नहीं होता है बेटा, एक ही होता है बेटा। वो वन नंबर जो लिखा था ना बेटा, कुछ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल चल रहा है जीवन बस? ये जो वन नंबर है ना बेटा, ये जो वन नंबर है, यही मुंबई के लिए होता है, यही सांगली के लिए होता है, यही कोल्हापुर के लिए होता है, यही महाराष्ट्र की हर ब्रांच के लिए होता है बेटा। ओके बस वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर होता है इन माय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहां तक क्लियर है क्या बच्चे? आवाज आ रही हो? पक्का? डन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन की कहानी शायद आपको समझ में आ गई। सो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी डिस्टिंक्ट पर्सन पूरा क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ू सर? आवाज नहीं आ रही हो? चलो मैं आपसे ये पूछ लूं, मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में बेटा, तो बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर कितने होंगे मेरे पास? कंफर्म? वहां कोई चॉइस है क्या? कोई चॉइस नहीं है? पक्का? चलो सेकंड क्वेश्चन, मान लो मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र के मुंबई में है, दूसरी ब्रांच महाराष्ट्र के पुणे में बेटा, बताओ कितने रजिस्ट्रेशन नंबर? डिपेंड्स। मैं चाहूं तो एक, मैं चाहूं तो दो। क्या दो? क्या रजिस्ट्रेशन नंबर? हाँ बेटा। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? डन। यहां तक बात समझे? क्लियर? सर वीडियो क्लास में जो भी है, आवाज आ रही मेरी आपको बेटा? सौरभ, आदित्य, मोहित, इधर तो आवाज आ रही बेटा, माइक की आवाज प्रॉपर आ रही बेटा? ओके सर, वीडियो क्लास में जो भी देख रहे हैं, ओके गुड, ठीक है सर। तो मोहित आपके इधर देखिए बेटा, आप कुछ आपके इधर ऑडियो का इशू होगा। ओके 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 शिवराज, माहौल जबरदस्त शानदार। सर मान लो
ओ सर अब लैंग्वेज सुनना बेटा। इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन और अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई होगा, बात खत्म बेटा। क्लियर? पर अगर मैंने ये इसका एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको, पर अगर मैंने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या बोला बेटा? अगर मैंने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी क्या सप्लाई किया बेटा? गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी क्या होगा? सप्लाई होगा। और सप्लाई होगा तो क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी। एक मिनट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब मैं केवल डिस्टिंक्ट पर्सन के बोलूंगा, ठीक है सर? और मैं चाहता हूं बताया क्या, ऐसा फिट करूं कि आंसर मुझे आप देंगे बेटा, चलेगा? पक्का? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। मालिक सर ध्यान देना, मालिक इन केस ऑफ जीएसटी सरकार, इन केस ऑफ जीएसटी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो मैं क्या बनाता हूं सर? ब्रांड नेम मंगल्स। अब सर मेरी फैक्ट्री क्या है बेटा? सर रोज यहां मार्कर बनाएंगे सुबह सुबह बेटा। ओके, दिस इज माय फैक्ट्री इन पुणे। ओके सर, यहां मैंने मार्कर बनाया और यहां से मार्कर बना के मैंने अपने राजस्थान ब्रांच ऑफिस में भेज दिया। स्टॉक ट्रांसफर। सर स्टॉक ट्रांसफर किया मैंने, कहां से कहा बेटा? पुणे से राजस्थान वाली ब्रांच को। बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया बेटा, स्टॉक ट्रांसफर बेटा। कुछ स्टॉक यहां ज्यादा था, वहां कम था, वहां भेज दे स्टॉक। आवाज नहीं आ रही ओए? लगेगा जीएसटी? सप्लाई हो गया क्या ये? नहीं नहीं, कंसिडरेशन नहीं है सर, मैंने अपनी उस ब्रांच से कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है। क्या सप्लाई है? अरे आपने ये तो चेक किया नहीं डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं सर? अरे हमको चेक करने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्यों है सर? क्योंकि मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, मतलब एक है कहा पुणे महाराष्ट्र, एक ही कहा राजस्थान, मतलब डेफिनेटली सेपरेट नंबर तो होगा ही होगा। और सेपरेट नंबर होगा मतलब क्या हो गया बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। और डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया तो सप्लाई ऑफ गुड्स इन माय कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेटा। हाँ ना भाई? ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, बट सिंस इट वाज मेड टू माय डिस्टिंक्ट पर्सन, इसलिए सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा। मैं यहां से जब गुड्स वहां भेजूंगा तब जीएसटी लगा के भेजूंगा। हाँ, वहां पे वो चाहे तो मेरा ब्रांच इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। है ना भाई? क्लियर? वो एक अलग बात है बेटा, पर यहां से वहां गया तो सप्लाई तो हो गया, जीएसटी लग गया। अरे यस या नो? अरे पक्का। पर मान लो सर इन केस अगर मैंने मुंबई अगर मैंने पुणे से गुड्स कहां भेजा? मुंबई। महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, पर मैंने मुंबई ब्रांच का सेपरेट नंबर नहीं ले रखा है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो पुणे का वही वहां पर है बेटा, और वो मैंने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है बच्चों। नाउ यू टेल मी वो सप्लाई है कि नहीं है? नहीं, ब्रांच ट्रांसफर हुआ ना बेटा गुड्स का। अरे स्टॉक ट्रांसफर हुआ ना गुड्स का सर, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना सर, बट वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वेरी गुड सार्थक। अरे क्लियर? डन? समझे मेरी बात? पक्का? डन। सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी अगर मैंने मुंबई ब्रांच का सेपरेट नंबर लिया होता तो वो क्या होता बेटा? तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाता है। और सिंस वो विद इन द स्टेट था इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और राजस्थान में जाता तो क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। आई थिंक पूरा फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम बेटा आपके लिए। हाँ ना मालिक?
पक्का डन. So in case of GST, supply of goods or service or both. क्या बोला सर? Supply of goods or service or both by a person to his distinct person in the course or furtherance of his business is supply, although it is without consideration. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर? अरे पक्का मालिक, पक्का डन. तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता बेटा, पूछ लो आपसे बेटा, आंसर देंगे मेरे को आप लोग. ओके सर, ये भूषण पता है क्या कर रहा है सर? ये करके फिर इधर देखने लग जाता है बेटा, सामने लगे पीछे छुप जाता है. इसको लगता है सर को पता ही नहीं पड़ता है बेटा. सर सुनना, मान लो इन केस ऑफ जीएसटी. क्या बोला सर? एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए. इंडिगो एयरलाइंस नाम सुना आपने बेटा? सुना आपने बेटा? इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है मान लो मुंबई महाराष्ट्र में. क्लियर सर? इसका एक और रजिस्ट्रेशन है दिल्ली ऑफिस का बेटा. हूं करो रे, दिल्ली का भी इसने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है. अब सर दिल्ली में भी इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुंबई में भी प्लेस ऑफ बिजनेस है. डेफिनेटली दोनों क्या है बेटा? आवाज आ रही. डेफिनेटली दोनों क्या है बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन. अब सर क्या हुआ, मुंबई के रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी कुछ एयरक्राफ्ट इसने परचेज करके है, दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी कुछ एयरक्राफ्ट इन्होंने परचेज किए हुए. अब सर क्या हुआ, दिल्ली के एक एयरक्राफ्ट का कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन खराब हो गया बेटा उड़ते उड़ते बेटा. हाँ उड़ते उड़ते खराब हो गया बेटा. फिर इसने लैंड किया बेटा, एकदम ऐसा गायब होकर लैंड कर दिया बेटा इसने. क्लियर सर? अब पॉइंट है कि मुंबई ब्रांच के पास उस एयरक्राफ्ट के साइज के लिए जो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन चाहिए था वो एक्स्ट्रा पड़ा था वहां पे. सर दिल्ली ब्रांच ने क्या किया बेटा? उसको फोन किया कि मुंबई से हमको इस एयरक्राफ्ट के लिए पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन चाहिए, वहां से यहां भेज दो. हाँ है ना? उसने क्या किया बेटा? भेज दिया. क्लियर? कहां से कहां? बताओ. अच्छा वो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन की वैल्यू 1 CR रुपी थी, रुपीज 1 करोड़ बेटा. बताओ सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. कैसे? सप्लाई ऑफ गुड्स, वो उसके बिजनेस के एसेट थे बेटा, और बिजनेस के एसेट को स्टॉक को भेजना भी सप्लाई किसको, बिजनेस किसको में आता है बेटा? क्लियर? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई. और ऐसे केस में सर मुंबई ब्रांच क्या करेगा? जीएसटी बिल इशू करेगा, टैक्स लगाएगा, जिसका क्रेडिट चाहे तो दिल्ली ब्रांच ले नहीं लाए, वो बात की बात है बेटा. और हाँ मुंबई ब्रांच ने वो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन मान लो आपसे परचेज किए थे बेटा, तो आपने जो बिल पे जीएसटी लगाया होगा उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा, और मुंबई ब्रांच जब दिल्ली ब्रांच को भेजेगा तो वो सेल पे जीएसटी लगा देगा बेटा. हाँ है ना भाई? कोई डाउट इसमें बेटा? पक्का डन. चलिए सर मान लो एक और क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे. सर मुंबई ब्रांच ने जब दिल्ली ब्रांच को ये पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन भेजे होंगे तो कैसे भेजे होंगे बेटा? इधर से ऐसे, ऐसा उड़ता पंजाब, ऐसा? तो सरकार या ऐसे एयरक्राफ्ट बनाया होगा ऐसे पेपर का, और ऐसा उसके ऊपर इंजन रख दिया होगा. हाँ कबूतर के थ्रू बेटा. वेरी गुड. प्यार मोहब्बत से थोड़ा ऊपर उठ बेटा. कबूतर केवल और केवल खत ले जाते बेटा, चिट्ठी, और वो भी सही जगह पे देते बेटा. पता पड़ा किसी और को दे दिया, मामला आउट. सर सुनो शरी, सर मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को जब वो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन भेजे होंगे तो वो कोई ट्रक में रख के भेजे होंगे सर. वो ट्रक भी मान लो मुंबई ब्रांच की थी बेटा, ट्रक भी मुंबई ब्रांच की थी, या मान लो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट में भेज दिया बेटा, हो सकता ना यार. अच्छा सर वो जो ट्रक या एयरक्राफ्ट या कोई भी मोड ऑफ कन्वेंस वो खुद मुंबई ब्रांच की था बेटा. मैं ट्रक का एग्जांपल लेता हूं, वो ट्रक में रख के भेजे थे. ट्रक कहाँ का था बेटा? मुंबई ब्रांच का था. अब आप मुझे बताओ वो ट्रक गया है किसके लिए?
वो पार्ट्स कंपोनेंट्स भेजने के लिए कहा दिल्ली, और वो ट्रक क्या करेगा, वो पार्ट्स कंपोनेंट्स दिल्ली छोड़ के वापस आ जाएगा बेटा ट्रक। अरे भाई एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट्स भेजना है यार, क्या ट्रक भी भेज दे क्या? ट्रक इज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, और ये वहां जाके गुड्स अनलोड करके वापस आ जाएगा बच्चा अपने। आप मुझे बताओ क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? नहीं, पर वो भी तो डिस्टिंक्ट को जा रहा है, वो जा नहीं रहा है, वो आने के लिए जा रहा है बेटा, हाँ ना भाई? पर पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन जा रहे हैं, हाँ ना भाई? इसीलिए इसीलिए सर पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन जो मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच गए थे वो तो परमानेंट सप्लाई हो गया बेटा, क्लियर? पर मोड ऑफ कन्वेंस, क्या बोला सर? मोड ऑफ कन्वेंस विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पैसेंजर्स फ्रॉम वन पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन। जैसे सर मैंने मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच क्या भेजा बेटा, अपने कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह भेजे, या अपने डायरेक्टर को मान लो दिल्ली ब्रांच विजिट करना था बेटा, वो कंपनी की कार लेके कहाँ गए बेटा? दिल्ली गए बेटा। क्या कार सप्लाई हो गया क्या? क्या कार सप्लाई हो गया क्या? नहीं। क्लियर? क्या सप्लाई हुआ बेटा इसमें? सर डायरेक्टर सप्लाई हो गया? कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ, वो डायरेक्टर तो पूरी कंपनी का एक ही था बेटा। अरे है ना, समझे मेरी बात? पर अगर मैंने पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन वगैरह या कोई भी गुड्स मैंने परमानेंटली वहां भेज दिया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। बट मोड ऑफ कन्वेंस, क्या बोला सर? मोड ऑफ कन्वेंस, ट्रक हो गया सर, ट्रेन हो गई, मान लो एयरक्राफ्ट हो गया, या कुछ भी हो गया, वो अगर आप मेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ऐसे केस में मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं हुआ, अनलेस वो ट्रक भी परमानेंट भेज दी होती बेटा। भाई वहां पे ट्रक भी नहीं थी बेटा, और मुंबई ब्रांच ने डिसाइड किया कि ठीक है एक ट्रक भी वहां भेज दो बेटा, तो ऐसे केस में ट्रक भी सप्लाई हो जाती। यस या नो? इनको बोलते हैं क्या? मोड ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस मतलब भले वो ट्रक हो गई, बस हो गई, कुछ भी हो गई बच्चा, हाँ है ना भाई? ठीक सर, एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे बेटा। चलिए मान लो हमारी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फर्म है बेटा, हम बड़े बड़े प्लांट्स रिपेयरिंग करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना बेटा, उनकी रिपेयरिंग करते हैं बेटा। सुपर इंजीनियरिंग फर्म, हमारी कंपनी का नाम क्या है? सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, ये हमारी कंपनी का नाम है सर। अब सर हम क्या करते हैं? बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करते हैं सर। अब बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करने के लिए क्या प्लांट खोल के हमारे लिए आएंगे क्या? तो हमको वहां जाना पड़ेगा सर। अब यार हम वहां चले तो जाते बेटा, पर हमारे को भी रिपेयरिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होती बेटा। अब मशीन वहां उठा के ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, इसलिए हमने क्या किया हुआ है सर, एक ट्रक ऐसी बनाई हुई है, एक ट्रक ऐसी बनाई हुई जिसपे सारे रिपेयरिंग के हमने मशीन्स इंस्टॉल करी हुई बेटा, सो दैट हमको बार बार उसको रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स कंपोनेंट्स और मशीन जो चाहिए वो उठा उठा के नहीं ले जानी पड़ेगी, वहाँ परमानेंट लगा रखी सर। क्लाइंट का ऑर्डर आएगा, उस ट्रक में ऑलरेडी क्या है, सारे हमारे रिपेयरिंग की मशीन वगैरह लगा रखी बेटा, स्पेयर पार्ट वगैरह सब कुछ बेटा। क्लियर? वो ट्रक हम लेके वहां चले जाएंगे, रिपेयरिंग करेंगे, वापस आ जाएंगे बच्चों। यस से नो? नाउ यू टेल मी, अगर मान लो वो ट्रक जिसके अंदर हमने सारी मशीन इंस्टॉल करी हुई बेटा, क्रेन इंस्टॉल करी हुई हमने, सो दैट बड़ी बड़ी मशीन को वो उठा पाए, क्रेन इंस्टॉल करी हुई है, स्पेयर पार्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, रिपेयरिंग की मशीन इंस्टॉल करी हुई है साहब। क्लियर? अब मेरा ब्रांच एक है मुंबई महाराष्ट्र में, एक है राजस्थान उदयपुर में बेटा, वहां दोनों जगह से हम ये रिपेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर क्या हुआ, उदयपुर राजस्थान की जितनी भी इस तरह की ट्रक वाली मशीन थी बेटा, वो सारी ऑक्यूपाइड है, ओवर ऑक्यूपाइड काम चल रहा है साहब। पर मुंबई ब्रांच में एक ट्रक एक्स्ट्रा अभी पड़ी हुई सर। अब उदयपुर ब्रांच के पास एक ऑर्डर आया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने का बेटा, वेदांता ग्रुप का बेटा। क्लियर? उदयपुर में फैक्ट्री बेटा, इसकी प्लांट है वहां पे, उनका फोन आया, साहब ये प्लांट का रिपेयरिंग करना है, जल्दी भेजिए आप सब। अब जल्दी कहां से भेजा, हमारी ऑलरेडी सर इस तरह की जो मशीन्स थी वो सारी ऑक्यूपाइड थी बेटा। मैंने मुंबई ब्रांच बात करी, वहां एक्स्ट्रा पड़ी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है 10 दिन के लिए मेरे पास है टाइम स्पेयर, यहाँ पे 10 दिन तक ये मशीन काम नहीं है कि मैं यहाँ भेज देता हूँ बेटा। क्लियर? उन्होंने टेम्पररी क्या किया बेटा, टेम्पररी बोल रहा बेटा, परमानेंट नहीं, क्या किया, वो ट्रक यहाँ भेज दी विच इज ऑलरेडी लोडेड विद क्रेन्स, विद रिपेयरिंग मशीन्स एटसेट्रा बेटा, हाँ है ना भाई? ना यू टेल मी सर, जब मुंबई ब्रांच से उदयपुर ब्रांच, मुंबई ब्रांच से उदयपुर ब्रांच
जो मशीन ऑन दी व्हील्स, मशीन्स ऑन दी व्हील होता ना सर, जब वो ट्रक आई होगी इधर, क्या वो सप्लाई हो गया बेटा? क्या सप्लाई के स्कोप में आएगा? क्या जीएसटी लगेगा क्या सर? नहीं, वो टेम्पररी आई ना यार बेटा। हाँ, उस पे कोई गुड्स ऐसा होता जो परमानेंट यहाँ रह जाएगा बेटा, तो बात अलग होती बेटा। हाँ ना भाई, क्लियर, पक्का? आवाज नहीं आ रही सर, यस या नो? पता है ये जो तीन हमने क्वेश्चन की बात करी, 3-4 एयरक्राफ्ट की बात करी, मोड ऑफ कन्वेंस की बात करी, क्रेन वाली बात करी हमने बेटा, these are circulars issued by CBIC for the industry। सर ये सर्कुलर हमने पढ़े नहीं है, आपने मुझे बताया बेटा। हाँ है ना? क्या याद करने पड़ेंगे सर? सर एग्जाम में भी आ चुके 2-3 बार ये बेटा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन। सो ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट समझ में आ रहा कि जा रहा है बेटा? पक्का बेटा? 100%। ये पैरा नंबर 2 खत्म होता है। अब एक बार वापस बोल दूं क्या बच्चा मैं आपके लिए? आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर? तो सर ध्यान देना मेरी तरफ, एक पॉइंट और आएगा बाद में बेटा। सर सप्लाई, हम क्या पढ़े बेटा? सप्लाई, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1, क्लोज नंबर सी, शेड्यूल नंबर 1, उसमें हम पढ़ रहे क्या? विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शंस, पैरा नंबर 2। सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला मालिक? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन, क्या बोला सर? बाय अ पर्सन to his related person or a distinct person, to a related person or a distinct person in the course or furtherance of his business। in the course or furtherance of business लिखना कितना जरूरी है बेटा? समझ में आया बेटा आपको? distinct person समझ में आया बेटा आपको? related person समझ में आया बेटा आपको? अरे हाँ ना सर? अच्छा, related person को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन नंबर 15 के एक्सप्लेनेशन में बेटा। सर रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में मालिक। एंड सरकार वो हम पढ़ेंगे 2 मिनट बाद में, पर एक पॉइंट मैं आपको उससे पहले समझाता हूं बेटा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, क्या बोला सरकार? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई भी क्या कहलाते बेटा? रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं, एज पर डेफिनेशन गिवन इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 अंडर जीएसटी बेटा। हाँ ना सर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या कहलाते बेटा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या कहलाते बेटा? जल्दी बताओ। डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या कहलाते मालिक? रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी, क्या कहलाते सर? रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी। क्लियर? अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है तो सर आपने कई बार देखा होगा, आज जैसे मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल बताऊं आपसे प्रैक्टिकल बेटा। जियो, जियो कंपनी की नाम सुना होगा बेटा आपने? रिलायंस। सर जियो टेलीकॉम, मान लो जियो टेलीकम्युनिकेशन में एम्प्लॉय हो बेटा, मान लिया बेटा आपने। अब जियो क्या करता है बेटा? टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब सर मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूं, तो मेरे घर वाले एक्सपेक्ट तो करते हो ना कि कम से कम एक वाईफाई कनेक्शन तो घर पे लगाया फ्री में यार। हाँ है ना? एंड इस तरह की कंपनीज ये फैसिलिटी देती है बेटा एम्प्लॉय को। ध्यान इधर सर, तो जियो ने क्या किया हुआ साहब? अपने जितने भी एम्प्लॉयज है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज है उनके घर पे उनके पर्सनल यूज के लिए एक वाईफाई कनेक्शन और 2 सिम कार्ड सर फ्री में दे रखी है। और सर मंथली उनका, अगर नॉर्मल लोग खरीदते हैं तो मंथली ₹1000 वाज द चार्ज ऑफ दैट वाईफाई कनेक्शन एंड 500 द चार्ज फॉर सिम कार्ड, ईच सिम कार्ड। 2 सिम कार्ड बेटा, 1000 रुपये उसका हो गया बेटा, 1000 रुपये वाईफाई हो गया का हो गया, मतलब 2000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय के लिए एक तरह से फ्री में काम कर रहा है बेटा वो। हाँ है ना सर? मतलब जियो इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्या बोला सर? विदाउट कंसिडरेशन बेटा, जियो इज सप्लाइंग सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बेटा टू हिज रिलेटेड पर्सन बच्चा। क्यों? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन। एंड यस, रिलायंस जियो इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस बेटा, क्योंकि सर ये उसका बिजनेस है बच्चा। अरे हाँ है ना भाई? तो सर जियो रिलायंस is supplying services to its related person in the course or furtherance of its business। बताओ सप्लाई के स्कोप में आया कि नहीं आया सर?
ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 में कवर है, सप्लाई के स्कोप में आएगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्या लगेगा मालिक? आवाज ढंग से नहीं आ रही सर। अब सोचो, मतलब एक तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का भला करना चाहा और कंपनी के लग गए बेटा क्या? जीएसटी। है ना सर? समझा आप मेरी बात? तो सरकार ये तो गलत हो रहा ना यार, ये तो गलत हो रहा ना यार। एक तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छा काम कर रही और गवर्नमेंट फ्री में काम कर रही और गवर्नमेंट उनसे 18% जीएसटी ले ले बेटा, वैल्यूएशन मैकेनिज्म लगा के वैल्यू निकाल देगी बेटा और उस पर जीएसटी पे कर दो बेटा। अच्छा हो रहा है क्या यार ये? इसलिए एक प्रोवाइजो ऐड किया है पे, एक प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोला सर? हाँ, दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए हैं ऑफ द वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय कितना बेटा? 50,000 रुपए तक के गिफ्ट अगर दिए हैं तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यस या नो? कुछ समझा कि गया? आई रिपीट सर, then बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने, क्या बोला मालिक? किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भले ही सप्लाई किया हो पर गिफ्ट दिए अप टू द वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा और कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ या ना सर? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा, मान लो किसी कंपनी ने दीपावली के ओकेजन पर, फेस्टिवल दीपावली के ओकेजन पर अपने एम्प्लॉइज को 100 एम्प्लॉय बेटा, 100 एम्प्लॉय के लिए मोबाइल फोन खरीदे बेटा, क्लियर? और 36 लाख रुपए के मोबाइल फोन उन सारे एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया। सेम मोबाइल फोन थे बेटा, सेम मोबाइल फोन थे और सर 100 के 100 एम्प्लॉय को सर वो 36 लाख रुपए के मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिए बेटा। हाँ जी, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? अच्छा, पहली बात तो बिजनेस के लिए दिए बेटा उसने, अरे हाँ है ना, क्लियर? और एम्प्लॉय क्या है? रिलेटेड पर्सन है बेटा, ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई तो है बेटा ये। पर एनम पर एम्प्लॉय कितना? 50,000, तो 36 लाख पर 100 एम्प्लॉय ना यार। अगर 36 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा? 36,000। तो 36,000 के अगर पर एम्प्लॉय कितना बेटा? 36,000 के अगर गुड्स दिए गिफ्ट तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे क्योंकि 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा बेटा। हाँ है ना भाई? अरे यहां तक बात समझे क्या बेटा? 100%? यस या नो? पक्का? अब जाके पैरा नंबर 2 खत्म हुआ बेटा, क्लियर? और अब रेडिट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, शायद समझ में आया बेटा आपको। समझ रहे हो सर लगभग 1 घंटा लगा पूरा इसको। हमने पढ़ा कितना पता है? 2 लाइन, ये रही 2 लाइन सर, ये रही। सर ये रहा पैरा नंबर 2, ये रहा हमने 2 लाइन जो अभी पढ़ी बेटा लास्ट 1 घंटे में बेटा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मालिक? ठीक है सर, 1 मिनट। पर जो मैंने आपको समझाया है वो सारे एग्जाम्पल मोरलेस मैंने बुक में दे रखे हैं सर आपको। ओके, ये रहा सर ये पैरा नंबर 2 दे रखा है बेटा पे, ठीक है? अब ये दे रखा है मैंने क्या? डेफिनेशन ऑफ व्हाट? रिलेटेड पर्संस। पढ़ ले एक बार बेटा, पढ़ ले क्या डेफिनेशन बेटा? सर तो ये है जीएसटी में हमारे रिश्तेदार, रिलेटेड पर्संस। पढ़े फर्स्ट, as per explanation given to section number 15, related person have been defined as follows बेटा। फर्स्ट, पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। अच्छा, लीगल पर्सन मतलब जैसे कंपनी बेटा, तो कंपनी भी तो एक पर्सन है बेटा यार, क्लियर? ठीक सर, पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन्स।
ओके मालिक सर। Person includes legal person deemed as related person if such persons are officers or directors of one another's business. सर अगर मान लो आपकी कंपनी के कोई डायरेक्टर है बेटा, या कोई ऑफिसर लेवल का, जैसे सीईओ सीएफओ लेवल का आदमी है बेटा, तो डेफिनेटली वो उसके बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है ना यार, ट्रांजेक्शन को अफेक्ट कर सकता है बच्चों, इसलिए उसको क्या बोल दिया, रिलेटेड पर्सन। सेकंड, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस बेटा। अगर आप पार्टनर हो किसी कंपनी में, किसी पार्टनरशिप फर्म में, डेफिनेटली आप उसके बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हो बच्चों, इसलिए वो भी क्या है, रिलेटेड पर्सन। दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बात में ऑलरेडी आपसे कर चुका बेटा। देन अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ। एक मिनट, जैसे एग्जांपल के लिए ये है ए लिमिटेड, ये कौन है, बी लिमिटेड, और ये क्या है, हाँ बेटा सी लिमिटेड। हाँ वेरी गुड बेटा सर, सी पे आपका ध्यान बहुत अच्छा जाता बेटा, बहुत अच्छा बेटा। सर मान लो ए के पास, मान लो ए के पास बी के भी एटलीस्ट 25% शेयर है और सी के भी एटलीस्ट 25% शेयर है या उससे ज्यादा है बेटा, है ना भाई। सर तो ऐसे केस में भले ही बी और सी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है, फिर भी बी और सी क्या कहलाएंगे बेटा, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, अ काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न बेटा। भाई 25% होल्डिंग बहुत बड़ी होल्डिंग होती है यार, क्लियर, इसलिए बी और सी आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन, अ काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न बच्चों। ओके ठीक सर। देन सर वन ऑफ देम, क्या बोला मालिक, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर्स। अच्छा कंट्रोल बच्चों, कंट्रोल वर्ड को एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो कॉमन पार्लेंस में हम बात करेंगे, कंट्रोल मतलब बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हो बेटा आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो बेटा आप, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो बेटा आप, अरे हाँ ना भाई। तो ऐसे केस में अगर आप कंट्रोल करते हो उस बिजनेस को, तो ऐसे केस में आपका क्या कहलाएगा, रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। ए कंट्रोल कर रहा है बी को, तो ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। देन अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम बेटा। जैसे यहां पे मैंने बताया था, यहां मैंने आपको बताया था क्या, ए लिमिटेड के पास होल्डिंग है बेटा 25% शेयर की बेटा, क्लियर। इसी एग्जांपल में मान लो होल्डिंग नहीं होती बेटा, पर ए लिमिटेड बी को भी कंट्रोल करता है और ए लिमिटेड सी को भी कंट्रोल करता है, हाँ है ना। तो एक तरह से बी और सी दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन, क्योंकि एक तरह से वो दोनों क्या हो गए, सिस्टर कंसर्न बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर ठीक सर। देन सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ थर्ड पर्सन। मैं यहां लिख देता हूं एग्जांपल बेटा, जैसे यहां मान लो कौन है, ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, और दोनों मिलके डी लिमिटेड को चला रहे बेटा, हाँ ना भाई। सर ए और बी मिलके डी को चला रहे बेटा, तो ऐसे केस में सिंस ए और बी मिलके डी को कंट्रोल कर रहे हैं ना बेटा, तो इन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है बेटा। तो सुन एक मिनट, सिंस ए कंट्रोल कर रहा है डी को, तो ए और डी तो रिलेटेड है ही है बेटा, बी भी कंट्रोल कर रहा है डी को, तो बी और डी भी रिलेटेड है बेटा। सिंस दोनों मिलकर सेम पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ए और बी भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड कहलाएंगे। सर कुछ आ रहा है, जा रहा है, पक्का ना भाई, 100% ना, आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है बेटा, ओके ब्रेक तुम दो बेटा, ओके सर। नेक्स्ट, सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के हिस्से बेटा। अच्छा परिवार मतलब, हाँ फैमिली बेटा, वेरी गुड। कौन सी फैमिली, डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड बेटा, वेरी गुड बेटा। एज द केस में डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन टेस्ट टू टेस्ट बेटा, है ना, ओके ऐसा लगता है बेटा, शादी से पहले ऐसा लगता है बेटा। सर फैमिली अच्छे से पढ़ो बेटा, नहीं तो मामा और बुआ कहलाओगे बेटा, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। सर सर इधर ध्यान दो बेटा, हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके बच्चे आपको मामा या बुआ कहलाएंगे बेटा, ठीक है, ध्यान दो।
ये बात अच्छी नहीं लगी ना बेटा आपको? दिल में चुभी ना बेटा? नहीं चुभी? मतलब बिल्कुल नालायक हो बेटा आप तो। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। सो द टर्म फैमिली इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लोज 49। पहले हम पढ़ रहे क्या? फैमिली, फैमिली फर्स्ट। सर फैमिली मीन्स, ओ भाई भाई ध्यान दो, फैमिली तुम भी हो नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? फैमिली मीन्स, फैमिली इंक्लूड्स नहीं बेटा। गली गली में शोर है सरकार इधर ध्यान देना। आगे बोलू कुछ? रहने दो अभी यार। गली गली में शोर है, सुंदरलाल। अच्छा मैं कुछ और ही बोल रहा था, चल सर ध्यान देना। फैमिली एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लोज 49 of the CGST Act. Family means spouse, the spouse and children of the person. अच्छा spouse means, ये spouse नहीं होती, ये गर्लफ्रेंड होती बेटा। क्लियर है सर? सर spouse, एक मिनट, ओ भाई हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड और चिल्ड्रन बेटा। ओके एंड एक मिनट ध्यान देना, इनके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए, इनफेक्ट इंटर में ही नहीं सीए फाइनल में भी बेटा। ओके ध्यान देना बच्चों। एंड फैमिली मीन्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर, प्लीज प्लीज माइंड इट, इसका ही क्वेश्चन बनता है बेटा, इसी लाइन का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 3-4 बार बना हुआ है। If they are wholly or mainly dependent on the said person. सरकार पेरेंट्स क्या बोला बेटा? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटेड होंगे अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो। समझे आप मेरी बात? आपका भाई, सगा भाई, कजिन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे। सर रियल ब्रदर कह देना तू मेरे पे डिपेंडेंट नहीं, तू मेरा भाई नहीं, निकल तो क्या भाई, लात तुमको मारेगा वो बेटा। अरे क्लियर सर? कहां पे बात मत करना बेटा। अरे क्लियर सर? मान लो सर, ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में कई बार। एग्जाम्पल बनता है किसका? क्वेश्चन बनता है किसका? ब्रदर का बेटा। योर ब्रदर इज एन इंजीनियर, क्लियर, और उसने आपकी फैक्ट्री के लिए कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज दी है बेटा, और आपसे कोई फीस चार्ज नहीं किया। बताओ सप्लाई है क्या? ब्रदर है, ब्रदर है बेटा, क्लियर, सर्विसेज दी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेटा। बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? है? नहीं है? अच्छा भाई ने सर्विसेज दी कौन सी बेटा? ही इज एन इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग सर्विसेज दी, आपकी फैक्ट्री बेटा, मतलब आप भी कमा रहे हो और वो भी, कोई डिपेंडेंट नहीं है। और अगर डिपेंडेंट नहीं है कोई भाई किसी दूसरे भाई पे बेटा, तो ऐसे केस में वो रिलेटेड नहीं, और रिलेटेड नहीं है तो सर ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, तो शेड्यूल नंबर 1 में कवर ही नहीं बेटा। ये तो शेड्यूल नंबर 1 में कवर है क्या? सर अगर रिलेटेड पर्सन को सर्विस दिए इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस अग्रीड, बट सर वो रिलेटेड तो होना चाहिए ना बेटा यार, तो ये सप्लाई होगा बेटा। अच्छा अगर कंसिडरेशन होता तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए, क्लियर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता फॉर अ कंसिडरेशन क्लोज नंबर बी बेटा, एओबी बी टू मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन तो क्लोज नंबर डबल है बेटा, क्लियर। क्लोज नंबर सी में कब आया बेटा? जब विदाउट कंसिडरेशन, और विदाउट कंसिडरेशन में केवल 4 पैराग्राफ यहां पे कवर है बेटा, वो 4 में कवर नहीं है। क्यों कवर नहीं है सर? क्योंकि वो आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है। क्लियर, बात तो वही होगी ना सर। नीचे आपसे किसने रास्ता पूछा बेटा कि शिवाजी नगर का रास्ता कहाँ है बेटा, आपने उसको फ्री में बताया बेटा, क्या वो सप्लाई है क्या? बस वही बात हो गई बेटा, वो आपका भाई था तो भाई भाई होगा घर पे, क्लियर। जीएसटी में हमारा भाई नहीं है क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंजीनियर है बेटा यार।
He is providing engineering services. He is providing engineering services. He is not dependent on you. This is the question of CA final. बेटा बोलो. क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए सर क्या होता है, इमोशंस अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह. अरे क्लियर मालिक? पक्का 100% डन. तो सरकार यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको? अरे यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको मेरा? पक्का डन. तो सर एक मिनट, स्पाउस और चिल्ड्रन वो हमेशा रिलेटेड है, भले ही डिपेंडेंसी कुछ हो या ना हो. मतलब बाप के लिए बेटा हमेशा रिलेटेड है, पर बेटे के लिए बाप डिपेंड्स. क्यों डिपेंडेंट है कि नहीं? वापस बोलो बेटा, सुनना. बाप के लिए बेटा मतलब पेरेंट्स के लिए बच्चों हम तो हमेशा हमेशा रिलेटेड है बेटा यार. पेरेंट्स आर सो प्योर, दैट्स अ प्योर लव बेटा. क्लियर? उनके लिए चिल्ड्रन आर ऑलवेज रिलेटेड, बट फॉर चिल्ड्रन स्पाउस, गर्लफ्रेंड. क्लियर सर? अब लोग सोचेंगे ये क्या था रे था कुछ भी सर, अपनी अपनी इमेजिनेशन है बेटा. सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि इन सच केस, क्या बोला मालिक? इन सच केस सर ये रिलेटेड है कि नहीं है, ये पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा. क्लियर? चिल्ड्रन के लिए सर उसके पेरेंट्स वो रिलेटेड तभी होंगे जब वो पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है. मेरी बात शायद आप तक पहुंच गई बच्चों? अरे पहुंची नहीं पहुंची? ओए पक्का डन. क्लियर माहौल? सरकार ये था क्या रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन. अब इसमें एक पॉइंट और बाकी बेटा ध्यान देना, ये वाला लास्ट पॉइंट. वन ऑफ देम इज सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ दी अदर बेटा. मतलब मान लो सर मैं जो गुड्स बनाता हूं सर, उन गुड्स को बेचने के लिए मैंने आपको अपॉइंट किया, यू आर दी सोल सेलिंग एजेंट, मेरा सारा सारा गुड्स आप ही बेचेंगे बेटा. क्लियर? थोड़ा एग्रीमेंट चेंज किया, सोल कंसेशनर बेटा, आपके थ्रू ही मैं गुड्स बेचूंगा, आगे किसी और के थ्रू नहीं बेचूंगा बेटा. हाँ है ना? या सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेरा सारे के सारे गुड्स आप ही बेचने वाले हो बेटा. तो ऐसे केस में देयर इज अ चांस कि सर सारा का सारा माल मैं आपको देने वाला हूं, तो देयर इज अ चांस कि ये प्राइसिंग में कुछ ऊपर नीचे कर ले बेटा, टैक्स बचाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ले. इसलिए इनको भी क्या मान लिया बेटा? रिलेटेड पर्सन मान लिया. और रिलेटेड अगर है तो सर ये शेड्यूल नंबर 1 में भी कवर हो जाएंगे. बोले सर? आई होप बात पूरी समझ में आ गई बेटा आपको. आवाज नहीं आ रही? ओए अरे क्लियर डन. तो ये था क्या रिलेटेड पर्सन. एक बार फटाफट देख लीजिए बेटा. रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन, डिम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ such persons are officers or directors of one another business. Sir, they are legally recognized partners of the business. They are employer and employee. Third person controls, owns or holds at least 25% of the voting stock or shares of the both directly हो या indirectly बेटा. Then one of them control the another person बच्चों. हाँ है ना भाई? Then a third person control both of them बेटा. अरे हाँ है ना बेटा? Clear? And then such person together control directly or indirectly a third person. दोनों मिलके एक डी कंपनी को चला रहे थे बेटा. याद आया बेटा आपको? Sir, then such persons are the members of the same family. Clear? Family हम पढ़ चुके बेटा. Spouse and children हमेशा होंगे रिलेटेड बेटा. पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स वो अगर आप पे डिपेंडेंट है तो ये वो क्या कहलाएंगे? रिलेटेड कहलाएंगे, नहीं तो रिलेटेड नहीं कहलाएंगे. क्लियर? एंड देन लास्ट क्या? सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर और सोल एजेंट ऑफ द अदर बेटा. क्लियर? देन सच आर रिलेटेड पर्सन और रिलेटेड है तो वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर हो जाएंगे बच्चों. यहां तक क्लियर है क्या सर आपको? आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर बच्चों? 100% पक्का माहौल डन. सर ये था क्या शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2. क्लियर? अच्छा अब देखो बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा, जो मैंने एग्जांपल दिए बेटा, वो हर एक एग्जांपल आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं बेटा, लिखने की जरूरत नहीं सर. क्यों? ये देखो बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है ना भाई? सर यहाँ 50,000 वाला एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है बेटा आपको. क्लियर? फिर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है जो मैंने आपको समझाया, वो लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए बेटा. क्लियर? ये रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली, रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल. अरे हाँ है ना भाई? क्या कहलाएंगे? ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे बेटा. क्लियर? सर फिर स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर याद आया बच्चों आपको? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो है, मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में भी दे रखे बेटा आपको. ओके बच्चों? अरे क्लियर? फिर इनके बीच में मैंने
एक दो इलस्ट्रेशन दिए छोटे छोटे बेटा आपको समझाने के लिए कि जैसे इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स क्या बेटा, कैसे क्या बेटा, इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर। तो इंटरस्टेट मतलब क्या है बेटा, इंटरस्टेट मतलब क्या है बेटा, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब डेफिनेटली वो डिस्टिंक्ट पर्सन तो होंगे ही होंगे बेटा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो डेफिनेटली अलग होगा बेटा। क्लियर, तो वो सब मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे वो सब मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ऑलरेडी। क्लियर, मेरी गारंटी इसको नॉवेल बना दूंगा मैं जीएसटी की बुक को। क्लियर, आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है बेटा। बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो एक बार रीड करके आना है बस आप। अच्छा, वो रीड भी मैं क्यों कर रहा हूं बेटा, आपको कोई नया पॉइंट नहीं मिलने वाला वापस सर। क्लियर, पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बच्चों। क्लियर, सो दैट आपको जो यह मजा आपको आ रहा है अभी पढ़ने में, वो आपको घर जाके भी वो मजा रहे कि हाँ नहीं सही में वो मजा केवल यहाँ का वो नहीं, जादू नहीं चल रहा है कोई, वो सही में आपके लिए परमानेंटली फिट हुआ है बेटा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों आप ये सर्कुलर तीनों बेटा, वो याद है एयरलाइंस बेटा, अरे इंडिगो एयरलाइन याद है क्या बेटा। क्लियर, एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट्स का एक्सेसरीज याद है बच्चों आपको। क्लियर, ये सर्कुलर का। फिर याद है मोड ऑफ कन्वेंस, वो ट्रक बस वगैरह से दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली मैंने वो इंजन के पार्ट्स कंपोनेंट्स भेजे थे, क्या ट्रक सप्लाई हो गई क्या बेटा, नहीं। अरे क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ मुझे एक और बात, मान लो वो ट्रक मैंने परमानेंटली भेज दी थी बेटा, तो सप्लाई हो गया बेटा, तो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, आईजीएस लग जाएगा बेटा, इंटरेस्टेड बेटा। अच्छा मान लो यहां से बात ट्रक गई बेटा, ट्रक परमानेंट नहीं की वापस आने वाली ट्रक बेटा, अब ट्रक वापस आने वाली है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर वो ट्रक जब दिल्ली पहुंची तब कुछ खराब हो गई ट्रक बेटा, उस ट्रक का वहां पे मैकेनिक था, उसने वहां पे रिपेयरिंग कर दी बेटा। अब दिल्ली ब्रांच ने रिपेयरिंग ऑफ द ट्रक की सर्विस दी किसको, मुंबई ब्रांच को एक तरह से बेटा, क्योंकि ट्रक तो मुंबई की थी बेटा। अरे हाँ है ना भाई, अब कंसिडरेशन नहीं लिया बेटा, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए। मुंबई ब्रांच दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को सर्विसेज सप्लाई करी है रिपेयरिंग ऑफ ट्रक की इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ देयर बिजनेस बेटा, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन को दी, इसलिए सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा। क्लियर, पक्का, ठीक सर, ये रहा रिपेयर मेंटेनेंस वाला लाइन बेटा। क्लियर, फिर लास्ट में याद है बेटा वो टूल्स पार्ट्स स्पेयर, वो याद है गुड्स ऑन दी व्हील, याद है बेटा, बड़ी बड़ी प्लांट का हम रिपेयरिंग करते बेटा, और हमने ट्रक के अंदर ही वो क्रेन मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करी थी, याद आया क्या बच्चे। ये मैंने मुंबई ब्रांच से उदयपुर ब्रांच से भेजा था बेटा, क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ट्रक किया बेटा, नहीं, कि वो टेम्परेरी गया था बच्चों, यस या नो। क्लियर, डन, ये तीनों सर्कुलर दे रखे बच्चों आपको। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, दो अप्रोच होती है, बुक में लिखा है याद कर लो, या फिर आप और हम डिस्कस करके बात कर ले कि सर क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए वही बुक में लिखा होगा तो मजा आएगा ना सर आपको तो यार। क्लियर, ठीक सर। सरकार आइए बात करते हैं हम पैरा नंबर 3 की, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे सर आपको, आवाज नहीं आ रही ओए, पक्का आ रहे सर। सर पैरा नंबर 3, ब्रेक चाहिए आपको बेटा, अच्छा आज का लेक्चर आपको पता है कब तक है, आज के लिए केवल 10:30 तक है बेटा, है ना। क्लियर, और कल से 10:45, ओके, बोला ना आपको शायद ना? नहीं मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, आपका टाइम क्या अभी, आज से मॉर्निंग 7:45 टू 10:45 आपका रेगुलर टाइम रहेगा बेटा, 15 मिनट शिफ्ट किया अपने टाइम को केवल। क्लियर, पर आज के लिए 10:30 तक रहेगा टाइमिंग, क्योंकि कोई काम है बाद में, ठीक है। अरे यहाँ तक मेरे को नहीं सर, वो लेक्चर के लिए, ओके। क्लियर, ठीक सर, तो एक काम कर, ब्रेक ले ले बेटा पहले। क्लियर, तो फटाफट एक क्विक ब्रेक लेते हैं हम 10 मिनट का बेटा, ओके। चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर, वीडियो क्लास समझ में आ रहा है बेटा आपको, पक्का। चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।